हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपके लिए तैयार हूं आज फिर से एक नए सेशन को लेकर। नया सेशन का मतलब है, जैसा कि मैंने घोषित किया हुआ था पहले ही, मैं हर दिन 3-4 दिनों तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, उसको मैं डील करूंगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट का नहीं, केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व वर्षों में, उसको मैं डील कर रहा हूं। अभी तक आपको जो मिल चुका है वह 17 का क्वेश्चन मिल चुका है, उसका विश्लेषण मिल चुका है। प्रामाणिक विश्लेषण हमने करने की कोशिश की है, जो सही उत्तर हो सकता है उसे देने की कोशिश की है। कुछ बातों को मैंने समझाया भी है, बताया भी है। आशा करता हूं कि आपको अब जाकर के वह प्रश्न जिसको कि पहले आप नहीं बना पाते थे, अब आपके लिए सरल हो गया होगा, बेहतर हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही जब भी मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दे चुका हूंगा, तो आपके लिए एक नया अनुभव मिलेगा कि हाल में जो 4-5 वर्ष बीते हैं, तो 5 वर्षों में किस प्रकार से 4 वर्षों में आपके प्रश्नों की प्रकृति चेंज होती चली गई है। प्रश्नों का दायरा भी आप देखेंगे घटता बढ़ता रहा है। कभी आपने 13 क्वेश्चन देखा, कभी आप 22-21 क्वेश्चन देखेंगे, कभी 17-18 क्वेश्चन देखेंगे। तो हर साल प्रश्नों का स्तर भी बदला है, और प्रश्नों के पूछने का तरीका और डायमेंशन और प्लस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वह भी इतिहास विषय में परिवर्तित हुए हैं। और 2020 में जाकर के सबसे चमत्कृत ढंग से यूपीएससी ने एंशिएंट इंडिया से बहुत सारे सवाल पूछे थे। लगभग उतने ही सवाल पूछ दिए थे जितना कि आधुनिक भारत से पूछा गया था। फिलहाल हाल के 7-8 सालों में मैंने तो नहीं देखा था इतने सारे सवाल इतिहास में एंशिएंट से पूछे गए हों। और उस प्रवृत्ति ने चिंतित कर दिया था कि अब बच्चों को कि क्या पहले क्या बच्चे करते थे कि एंशिएंट पढ़ते ही नहीं थे, इसलिए यहां पर दिक्कतें होती थी। लेकिन मेरा तो कभी भी मानना नहीं रहा है। अभी आप देखेंगे कि आपके चैनल पर मैं एंशिएंट ही पढ़ा रहा हूं, एक एक चीजों को देख करके पढ़ा रहा हूं, समझ करके पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी टॉपिक छूटने नहीं दे रहा हूं। क्यों ऐसा मैं करना चाहता हूं? क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, तब तक आप बेहतर तरीके से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं बहुत स्वागत करता हूं सभी बच्चों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। और यहां पर सभी टॉप एजुकेटर जितने भी होते हैं, मेंटर्स हैं, सभी आपके लिए हाजिर होते हैं। मैं भी यहीं पर पढ़ाता हूं। जो नए बच्चे होंगे वो जानेंगे, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार हुआ, और हिस्ट्री एंड कल्चर में आपके चैनल पर पढ़ाता हूं। एग्जाम मेड इजी पर, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल के हिसाब से, करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं। लेकिन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर कितने बजे पढ़ाता हूं? सुबह एएम, यानी पीएम नहीं, सुबह 6 बजे मैं पढ़ा रहा होता हूं, पीटी और मेंस के हिसाब से। ऐसे में पढ़ाता हूं वीकली एवरी वेडनेसडे को 3 PM में। लेकिन ये किसी चैनल पर नहीं होता है, ये होता है आपका एप्लीकेशन पर, यानी जो अनअकैडमी का एप्लीकेशन है उस पर पढ़ाया जाता है। संजन लाइव आपका कोड होता है, डॉक्टर संजन कुमार _अनअकैडमी वह होता है टेलीग्राम चैनल, जिसके आधार जहां से आप यह पीडीएफ प्राप्त करेंगे। यहां पर ऑल इंडिया रैंक आपकी साथी जागृति अवस्थी ने सिक्योर किया है। इनको बहुत बहुत बधाई दिया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से। और यहां पर सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 2 ही नहीं, 9 भी है, 10 भी है, 13, 14, 16 एंड 20, यानी आउट ऑफ 20 में, यानी 20 जितने भी रैंक थे हमारे, उनमें से हमारे यहां से 7 रैंकर्स आते हैं। 7 रैंकर्स इन 20, 15 रैंकर्स इन 50 एंड 169 प्लस रैंकर्स आपके आ जाते हैं पूरे रिजल्ट में से। और यहां पर जो स्पेशल क्लास वीक था वह आपका समाप्त होता है, अब तो ये इसकी संभावना नहीं है। यहां पर भी आप देखेंगे जो हमारा कॉम्बेट प्रोग्राम चल रहा है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कॉम्बेट प्रोग्राम में आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है। लेकिन आप विशेष तौर पर देखिएगा कि पर्सनल गाइडेंस आपको यहां पर मिलता है आइकनिक प्रोग्राम में। आइकनिक प्रोग्राम में हम पर्सनल गाइडेंस आपको दे रहे होते हैं, जितने भी टॉप के एग्जाम एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा टेस्ट एनालिसिस हम कर रहे होते हैं उसी प्रकार से। ध्यान रखिएगा, यह स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव क्लासेस होती है, सभी वीकली टेस्ट होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइन है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है, एवरीथिंग आपका इसमें शामिल हो जाता है। आपके लिए विशेष कार्यक्रम बनाता है, प्रीमियम प्रोग्राम बनाता है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर और एप्लीकेशन पर, जब आईफोन पर भी जाएंगे, तो यहां पर दोनों पर हमारा जो ऐप है वह अवेलेबल होता है। प्लस कोर्स के लिए जैसे ही जाएंगे सबसे पहले यही इंटरफेस दिखाई देगा। आपको प्लस कोर्स के लिए अगर 10% की छूट चाहिए होती है तो आपको यह कोड जारी करना होता है। 12 मंथ के लिए 44,000 है, 24 मंथ के लिए 64, 36 मंथ के लिए 81,000 में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। आइकनिक प्रोग्राम आपका मिल जाएगा आफ्टर 10% डिस्काउंट 12 मंथ के लिए 67,000 में, 24 मंथ के लिए 1,04,000 में, 36 मंथ के लिए 1,38,000 में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको जो मिलेंगे वह ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको लंबे समय तक के लिए मिल जाता है।
36 मंथ के लिए मिल जाता है 1250 रुपए में, 24 मंथ के लिए 1500 रुपए में, और 12 मंथ के लिए मिल जाता है 2063 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आप ये कोड नहीं डालेंगे तो आपको यह फी देना पड़ जाएगा। वह जो दिखाया जा रहा है एडिशनल डिस्काउंट है जो हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। और यहां पर आपके बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर से, जो खास करके मेंस के बैच होंगे, और बाकी हमारे जो फाउंडेशन बैच होते हैं बाइलिंगुअल सभी आपके यहां पर अवेलेबल होते हैं, इसको भी आप ध्यान से सकेंगे। वीकेंड करंट अफेयर्स बैच हमारा पहले ही प्रारंभ हो चुका है। यहां पर जो वीकेंड में हम करंट अफेयर्स की क्लास आपको दे रहे होते हैं, और जितने भी सोर्स होते हैं सबके साथ मिलकर के आपको दे रहे होते हैं। आज जो बारी है वह 2018 के प्रश्नों को देखने की बारी है। 2018 में यूपीएससी ने कौन कौन से सवाल पूछे थे, इसको देखने की बारी है। किस विषय में? केवल हिस्ट्री की बात करेंगे। चूंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूं यहां पर, इसलिए कभी ऐसा सेशन में लाऊं कि करंट अफेयर्स के कितने सवाल पूछे गए थे हर साल में, वह भी सेशन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां पर। लेकिन आज हिस्ट्री की बात करेंगे, और कभी करंट अफेयर्स का मौका लगा कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री यूपीएससी में, उस पर भी मैं चर्चा अलग से एक दिन सेशन लेकर के कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर 2018 में जो पहला सवाल पूछा गया था, पहला का मतलब यह मत समझिएगा कि नंबर ऑफ जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनमें से पहला सवाल। हिस्ट्री में जो पहला सवाल मैंने कलेक्ट किया है, इसका क्रम वहां पर अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर जो पहला होगा वह हुआ कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। स्थानकवासी बिरजी शाह वगैरह इसके साथ जुड़े हुए थे, इसका संबंध किससे हो जाएगा? बौद्ध मत है, जैन मत है, वैष्णव मत है और शैव मत है। आपने कहां सुना था इसे, कहां सुना था इसको, कहां पर सुना था? यह ध्यान से आप इसको जवाब देंगे तभी आपको यह जवाब मिल पाएगा, अदरवाइज आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उप संप्रदाय ऐसे होते हैं जिसके बारे में सभी जानकारियां नहीं मिलती है। ये जाकर के 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास जाकर के यह विकसित होता है। ध्यान से इसको देखेंगे तो जल्दी से जवाब देंगे। मैं 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है, ताकि यहां 20-22 क्वेश्चन जो भी आए हैं उसको आपके समय सीमा में पूरा किया जा सके। ध्यान से इसका जवाब देंगे। क्या जवाब दे रहे हैं? इसका जवाब बौद्ध मत नहीं होगा बच्चे, इसका जवाब वैष्णव मत और शैव भी नहीं होगा। इसका मत क्या हो जाएगा? जैन मत का यह सिद्धांत है। जैन मत के यह उप संप्रदाय है। यह क्या है? जैन मत के उप संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर थोड़ी सी व्याख्या में मैंने कह दिया है कि जैसे स्थानकवासी का संबंध क्या है, वीरजी शाह वगैरह ने इसकी स्थापना की थी। यहां पर उसका जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है? भावी बुद्ध है कौन सा जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होने वाले हैं? इसी को हम कहते हैं बोधिसत्व कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भाई मेरे बाद कोई अवतार नहीं होगा, यानी मेरा कोई अवतार नहीं होगा, मैंने जो काम कर दिया बस वही काफी है। मैंने जो लिख करके दे दिया, कह दिया, लिख करके नहीं बल्कि बोल करके जो मैंने आपको शिक्षा दी है वही आपके लिए काफी है। आपको अलग से कोई बुद्ध का अवतार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे महायान और हीनयान में प्रविष्ट होता है बौद्ध धर्म का विकास। हीनयान वालों ने तो स्वीकार कर लिया भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, लेकिन महायान ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि बोधिसत्व का अवतार तो हो सकता है, बोधिसत्व के रूप में भगवान बुद्ध आएंगे और वो तुरंत निर्वाण की भी प्राप्ति नहीं करेंगे। जिससे भगवान बुद्ध को माना जाता है कि 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। हालांकि मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, लेकिन जब उसको देवता के तौर पर हम मानने लगते हैं, मानते हैं कि शरीर नष्ट ही नहीं होता है। तो खैर इन लोगों ने कहा कि जो अब भगवान आएंगे, बोधिसत्व के रूप में भगवान बुद्ध आएंगे, वो अब जल्दी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर वो बरकरार रहेंगे और जनता का कल्याण किया जा सके, इसलिए वो अपने निर्वाण में को थोड़ा सा विलंबित भी कर देंगे। यानी जब तक जनता का कल्याण नहीं हो जाएगा वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे। उसी को बोधिसत्व कहा जाता था। और यहीं पर पूछा गया है भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उसको क्या कहा जाएगा? कि अवलोकितेश्वर है, लोकेश्वर है, मैत्रेय है और पद्मपाणि है। ये सारे बोधिसत्व है, सारे ये अवतार है। लेकिन भावी अवतार कौन सा है इसकी चर्चा आपको यहां पर बतानी है। कल भी जो 17 वाला मैंने प्रश्न बताया था वहां पर भी पद्मपाणि की चर्चा हुई थी। पद्मपाणि का मतलब होता है कि हाथों, जिसके हाथों में क्या हो, जिसके हाथों में क्या हो, पद्म हो। पद्म मतलब कमल हो, जिसके हाथों में कमल होगा उसे पद्मपाणि कहा जाता है। राइट।
यहां पर क्या हो जाएगा, अवलोकेतेश्वर है, लोकेश्वर है, मैत्रेय है और पद्मपाणि है। तो आपने जवाब दिया है, मैं यहां पर आपको उस उत्तर की पुष्टि कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, मैत्रेय हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, मैत्रेय आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, मैत्रेय है, जो भावी बुद्ध के रूप में आएंगे। मैत्रेय को क्या माना जाता है, भावी बुद्ध कहा गया है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होने वाले हैं। अतः उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाना है। देख रहे हैं कितने बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एटलीस्ट 17 की तुलना में तो ज्यादा ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, क्वेश्चन का जरा प्रवृत्ति देखिएगा। मैंने बार बार आपको यह भी समझाया है कि जो राजनीतिक विस्तार है उस पर हाल के दिनों में प्रश्न अब नहीं पूछे जाते रहे हैं। आपने हर प्रश्न देखा, जो तीसरे प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं, और तीसरे प्रश्न का आपने देखा कहीं पर भी यहां राजनीतिक विस्तार से प्रश्न नहीं आए हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जा रहे हैं वो कल्चरल डेवलपमेंट पर पूछे जा रहे हैं। एंशिएंट को पढ़ने के दौरान इस बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। और कल्चर का मतलब सिर्फ धर्म और संस्कृति को मत मान लीजिएगा। आजकल कल्चर में प्रशासन को भी शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था और समाज को भी शामिल किया जाता है। और जिसको कल्चर आप समझते हैं वह तो होता ही होता है, यानी चारों चीजों को मिलकर के अब कल्चर बन रहा है। तो जब कल्चरल डेवलपमेंट को पढ़ें तो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स वगैरह को नहीं पढ़ें, आपको संपूर्णता में पढ़ने की जरूरत होगी। क्या कह रहा है जरा देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्यकालीन भारत का प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खनकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। जो व्हाइट मार्बल है यह किसके काल में बना है, अकबर के काल में बना है। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का अगर फिगर आपने देखा होगा, आगरा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तब तो आपने विजिट भी किया होगा, दूसरे हिस्से से भी आप बिलोंग करते हैं तो भी आपने विजिट किया होगा। बुलंद दरवाजा में क्या मार्बल का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। फतेहपुर सिकरी तथा बुलंद दरवाजा तथा खनकाह के निर्माण में, खनकाह का मतलब क्या होता है, खनकाह का मतलब होता है जहां पर कि सूफी संत रहते हैं। जैसे आप साधु हिंदू धर्म में देखेंगे, साधु की क्या होती, कुटी होती है, कुटी होती है ना, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में। लेकिन यहां पर खनकाह होता है, किसका, सूफी संतों का आवास होता है खनकाह, खनकाह उसको कहा जाता है। इसलिए कहा गया फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खनकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए ऐसे प्रश्न को बनाने के दौरान कि वस्तुतः मुगल काल में सबसे पहले सफेद संगमरमर से भवन, पूर्णतः भवन कौन सा निर्मित हुआ है। दूसरा है लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुए पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। मुझे तो यह इसका आंसर पता चल रहा है, यहां पर जरा ध्यान से आप देखेंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। यहां आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा। हालांकि इस पर थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी कि बुलंद दरवाजा जो बनाया गया है वो लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है ना, लाल बलुए पत्थर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों तथा हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। कहने का मतलब है कि उसने यह चर्चा की होगी जो यहां पर एक जौहरी के रूप में आया था। जौहरी का मतलब होता है जो आभूषण बनाने का काम करता हो, उसको हम लोग जौहरी कहते हैं। क्या होगा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। फ्रांसवा बर्नियर है, जियां बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, जियां द थेवेने है, एबे बार्थोलेमी कारे है। इनमें से क्या सही हो जाएगा आंसर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा विदेशी यात्रा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाता है आपको कि बताया जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री डॉक्टर था, कौन सा विदेशी यात्री जौहरी था। ये बताया भी जाता है, किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है। और जब लिखा जाता है तो यहां पर प्रश्न भी बनने लग जाते हैं। क्या आंसर देना चाहेंगे आपका, इसका आंसर जो हो जाता है वहां हो जाता है जो बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है। यहां बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, इसको हम लोग नॉर्मल ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर नामक पुस्तक को देखते हैं। ट्रेवल्स इन मुगल अंपायर, मुगल अंपायर
एम्पायर नामक बुक को लिखते देखते हैं। ट्रेवेनियर ने यह बुक लिखी है किसके? भारत के विवरण को देने के लिए। यहां पर मुगल काल में यह यात्रा पर आता है और यहां पर ट्रेवेनियर ने गोलकुंडा के हीरे के खानों के बारे में पूछताछ की थी और खानों को देखा भी था, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर इसने अपने रचना में विशेष तौर पर बताया है ट्रेवेनियर ने कि गोलकुंडा में कैसे हीरों का खान होता है। अभी भी कर्नाटक का क्षेत्र देखेंगे तो आप हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा, अब चले आते हैं हम लोग आधुनिक भारत में। आपको इससे पता चला होगा कि एंशिएंट से भी मुश्किल से 4 सवाल पूछे गए थे इस साल और मध्यकालीन भारत से भी 2 या 3-4 सवाल ही पूछे गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं लगभग 21 सवाल टोटल मिला के पूछे गए थे। इसका मतलब है अधिकतम सवाल जो पूछे गए वह आधुनिक भारत से पूछे गए। मैं आधुनिक भारत को पढ़ा ही रहा हूं आपको एप्लीकेशन के ऊपर और समाप्ति भी हो जाएगा, जल्दी ही समाप्त होने की कगार पर है वह, तो इसको भी आप बहुत बढ़िया से देखेंगे। सभी आधुनिक भारत के नोट्स को आप फिर से, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको फिर से देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे उसको। क्या कह रहा है जरा देखिए कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लागू नहीं होता है? कौन सा एक कथन लागू नहीं होता है लॉर्ड विलियम बेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी उसके संदर्भ में? पहला है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित रखना। तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना और चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करना। इनमें से क्या सही हो जाएगा? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। आपको पता है कि सहायक संधि में क्या प्रोविजन थे? प्रोविजन ये थे कि यहां पर अपेक्षा की जाती थी कि आप एक सेना रखिए और उस सेना के बदौलत में आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। जो विदेशी राज्य विदेशी हमलों से डरे हुए थे, यानी दूसरे राज्यों के हमलों से डरे हुए थे जितने भी देशी राज्य, उन्होंने इसे स्वीकार किया और बहुत सारे राज्यों ने स्वीकार नहीं किया तो उसको जबरन स्वीकार करवा दिया गया अपनी नीतियों का फायदा उठा करके। तो यहां पर सेना रखना तो एक टर्म बनता है, और क्या टर्म होगा? भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। बात यही हो जाती है 1797 से लेकर के 1805 के बीच में। यहां पर आप देखेंगे, बल्कि 99 कर दीजिए, 1799 से 1805 के बीच में फ्रांस का शासक नेपोलियन बहुत ही मजबूत शासक बनकर के उभरा था और उसने ब्रिटेन के साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। ऐसे मौके पर यह खतरा उत्पन्न हो गया था कि सुएज नहर के रास्ते, उसमें सुएज नहर नहीं बना था, लाल सागर के रास्ते यहां पर नेपोलियन भारत के ऊपर हमला कर सकता है और यहां से अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट कर सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि जो टीपू सुल्तान वगैरह थे उनको यहां पर पराजित इसलिए किया जाता है कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से बेहतर संबंध रखता था। यहां यह भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यह आपका सही नहीं होगा। कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना वह भू राजस्व प्रबंधन के माध्यम से तो हो सकता था, सहायक संधि के माध्यम से नहीं हो सकता था। हो सकता है कि कंपनी ने इस संधि की आड़ में थोड़ा बहुत देशी राज्यों का शोषण कर लिया हो, लेकिन अभी देशी राज्यों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर आय के साधन को मुहैया कराना उसके लिए मुश्किल रहा होगा। आंसर जो आपका हो जाएगा वह सी हो जाएगा और देश भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना है। इसको हम कहते हैं रिंग फेंस की नीति कहते हैं। रिंग फेंस यानी क्या होता है? ब्रिटिश इसको कहते हैं घेरे की नीति। घेरे की नीति, घेरे की नीति इसको कहा जाता है। इसको यहां पर लागू करने की कोशिश की गई थी। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। बेलेजली के सहायक संधि के निम्न उद्देश्य थे: भारतीय राज्यों की कीमत एक बड़ी सेना बनाना, भारत को नेपोलियन जैसे विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर देना, ताकि प्रभाव क्षेत्र स्थापित होगा तो दूसरी कंपनियों को यहां से भगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे क्या कहता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एकमात्र क्या परिणाम था? एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? एकमात्र नहीं है, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एक क्या परिणाम हो सकता है। पहला क्या होगा? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि होती है। दूसरा होगा भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होता है। चौथा है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। भाई, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि क्यों होगी? जब नगरीकरण होगा, नगर बनेंगे तभी तो नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। अगर नगर नहीं बनेंगे तो क्या नगरीय जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी होगी? और नगर किससे बनेगा? ग्रामीण जनता से नहीं बनेगा, बल्कि नगर तभी बनेगा जबकि वहां पर उद्योग धंधे होंगे।
क्या ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योग धंधों में विकास होता है या उद्योग धंधों में खास करके जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन होता है? इसी के ऊपर यह सवाल बनेगा। हमने क्या देखा, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और यहां पर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार क्या होगा? वैसे आपको लगेगा कि यहां पर बहुत सारे आर्थिक सुधार एक जैसे आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है, जो वास्तविक प्रभाव है वह होता है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में कहेंगे कि यहां पर वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है कि यह नकदी फसलों को क्या किया जाता है, नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है, उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये चीजें मैंने आपको बताई थी लगभग शुरुआत के ही अक्टूबर में मैंने आपको बता दी थी, जब मैंने ऐप पर क्लास ली थी मॉडर्न की, तो बताया था कि कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से भारत की कृषि प्रक्रिया को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया अपनी जरूरतों के हिसाब से। ये अंग्रेज भारत से क्यों नकदी फसल ले जाना चाहते हैं? इसलिए ताकि ब्रिटिश जरूरतों को पूरा किया जा सके, ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और नकदी फसल में केवल नील, रबर, कॉफी इत्यादि नहीं हुआ करता था, चाय नहीं हुआ करता था, बल्कि इसमें गेहूं जैसे अनाज भी थे जिसको आप अब नकदी फसल नहीं मानते, लेकिन उस समय उसको नकदी फसल माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि उसका उत्पादन भारत में होता नहीं था, बड़े पैमाने पर सिंचाई की जरूरत होती है, उत्पादन हो नहीं पाता था। उसके बदले इसको निर्यात के लायक अनाज माना गया था, इसको हम नकदी फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। बहुत बढ़िया। यहां देखिए, इसकी मैंने व्याख्या भी थोड़ी सी कर दी है। 19वीं शताब्दी में भारत के अंग्रेजी शासन की महत्वपूर्ण परिणाम था कृषि का वाणिज्यीकरण। इसको भी ध्यान रखेंगे, पीडीएफ में आपको सब दे दूंगा, तो आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है। 7वां क्वेश्चन क्या होगा कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्धारित प्रमुख पण्य वस्तुएं, यानी पण्य वस्तु मतलब व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? पण्य वस्तु मतलब जो बाहर भेजा जा रहा है, जो बाहर भेजा जा रहा है यानी निर्यात किया जा रहा है, उसको जो खरीदा जा रहा है और बाहर भेजा जा रहा है, उस वस्तु की बात हो रही है। स्टेपल कमोडिटीज कौन सी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खरीदा जा रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था? किसमें? 18वीं शताब्दी के मध्य। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? ये बात कर रहा है 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हो रहा है? ये 1700 से लेकर के 1799 तक की बात कर रहा है। 18वीं शताब्दी की बात होगी तो 1700 से लेकर के 1799 के बीच की बात होगी। पहला क्या होगा? अपरिष्कृत कपास होगा, यानी वैसा कपास जिसको कि प्रोसेस नहीं किया गया हो। तिलहन होगा या अफीम होगा। चीनी होगा, नमक होगा, जस्ता होगा या सीसा होगा। तांबा है, चांदी है, सोना है, मसाले और चाय। क्या भारत में सोना चांदी होता था कि जो उसका निर्यात किया जा सके? क्या उसको लाया जाता था, आयात किया जाता था या निर्यात किया जाता था? सोना चांदी के संदर्भ में आप जान पाएंगे। कपास है, रेशम है, सोरा है। सोरा एक प्रकार का नमक होता था जो कि मांसों को संरक्षित करने के लिए यानी उसको ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। और अफीम हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपकी नजर में क्या होगा? मैं कुछ सेकंड का आपको समय देता हूं और यहां पर आप उसकी व्याख्या करके जल्दी से इसका जवाब देंगे, क्योंकि 4 टर्म दिए हुए हैं। अपरिष्कृत कपास का टर्म है, तिलहन है, अफीम है, चीनी है, नमक है, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, सोना। मुझे तो लगता है कि अगर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था क्लास में, अगर आप लोग हाजिर होंगे, आपको मैंने बताया था कि 2 चीज जरूर देखिए कि कौन सा निश्चित रूप से सही होगा और कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा। यहां पर तो मेरे विचार से ये तो निश्चित रूप से गलत होगा। मैं एक क्लू दे देता हूं, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि तांबा, सोना, चांदी यहां पर होते नहीं थे, क्योंकि इसका उत्पादन ही नहीं होता था। मसाले का होता था, चाय का भी होता था, ये निर्यात किया जा सकता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में तो चाय भी नहीं था, चाय के बागान यहां पर स्थापित हुए नहीं थे। और मसाला तो खैर शुरू से रहा है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातु भारत में निर्यात के योग्य नहीं होता है। यहां पर भारत में आता ही आता है, जाता नहीं है। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। कपास है, रेशम है, सोरा है और अफीम है। ये सारी कृषि वस्तुएं जो थी यहां से निर्यात किया जाता था। अफीम का निर्यात चाइना के लिए किया जाता था।
यहां पर क्या होगा, डी हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल में यूरोपीय निर्यात का लगभग 40% भाग बंगाल से ही जाता था और बंगाल सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, सोडा मतलब एक नमक होता है जो बिहार क्षेत्र में होता था, अफीम इत्यादि के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसी का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया, यानी संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया या नहीं, और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। सही कूटों का चयन कीजिए। किसी संथाल का गैर संथालों को भूमि अंतरण करना सरल हो गया। जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे ना, तो ऐसे टर्म को जरूर आप समझ करके उत्तर दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि सभी टर्म आपको जैसा दिखाई दे रहा है, भावुक करने वाले भी कुछ टर्म बनाए जाते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है कि सभी सही हो और जरूरी नहीं है कि सभी गलत ही हो। बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिसको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। संथाल परगना नामक नए क्षेत्र का सृजन किया गया और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बनाया गया, क्योंकि संथालों की एक बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि जो जमींदार हुआ करते थे, जिसको डीकू समुदाय कहते हैं, वो क्या करता था, इसकी जमीनों को हड़प लेता था। आंसर आप क्या दे रहे हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 बोथ हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा आपको बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था। शिक्षा की व्यवस्था के लिए लाया गया था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए टॉमसन शिक्षा आयोग के बाद सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच ही आया था। इसको शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या इसका आंसर होगा? यहां कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई। सहायता अनुदान व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि यहां पर शिक्षण संस्थानों में यहां पर निजी सहायता की अपेक्षा रखी गई या सरकारी सहायता के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि शिक्षण संस्थान उस समय बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशों ने सोचा अगर पाश्चात्य शिक्षा देना है तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल प्रोविजन तो करने होंगे, नहीं तो अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, छात्रों के लिए आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या कहता है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई कि लंदन में जिस प्रकार से विश्वविद्यालय हैं वैसे विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए। तीसरा होगा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, यानी सभी स्तरों पर, यानी प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, सभी स्तर पर क्या कहा गया? अंग्रेजी को ही लागू किया जाए। नीचे दिए गए कूटों का उत्तर का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 एंड 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि गलत होने की संभावना यहां पर बन सकती है। जिसमें कहा गया है कि आपको क्या कहा गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, इसको विशेष तौर पर आप देखिएगा कि शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, इसमें से क्या सही हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले तो आप इसी को गलत कीजिएगा। मैंने कहा है कि आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा निश्चित रूप से गलत है। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई थी। यहां पर कहा गया था जो लोकल यानी जो निम्न लेवल है, निम्न यानी प्राथमिक क्या हो जाएगा? प्राथमिक लेवल पर क्या होगा? देसी भाषा में शिक्षा दीजिए। देसी भाषा की सिफारिश की गई थी। भले यहां पर जो लॉर्ड मैकाले था उसकी सिफारिश में कहा गया था कि हम पाश्चात्य शिक्षा देंगे और पाश्चात्य शिक्षा हम अंग्रेजी माध्यम से देंगे, लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पैच ने कहा कि आप पाश्चात्य शिक्षा दीजिए लेकिन उसको स्थानीय भाषा में दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो पढ़ा रहा था, जब शिक्षा वाली बात में पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि अगर अभी भी वर्तमान में जैसे सरकार ने अब स्वीकार किया है नई शिक्षा नीति में कि आप शिक्षा को स्थानीय भाषा में अगर दे पाएंगे तो उन्हीं चीजों को बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर परमाणु सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया है E/mc² वाला, उसको अगर आपको भोजपुरी भाषा में समझा दिया जाए, मराठी भाषा में समझा दिया जाए, या जो रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में, कन्नड़ तमिल में समझा दिया जाए, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे? मुझे तो लगता है समझ लेंगे। खाली अंग्रेजी में समझाते हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं, आप भी और हम भी।
तो यहां पर अगर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों को वह शिक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से ज्ञान करने में मदद मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वुड, जिस पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक दिशा निर्देश देने हेतु लाया गया था और इसमें पहली बार ग्रांट इन एड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहला होगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको यह देखना होगा कि किसने कब किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मैं डेट लिख देता हूं, 1875 हो जाएगा। 1875 में इसमें आर्य समाज की स्थापना की थी। अन्य का डेट नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह को दर्शाने के लिए नील दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का चित्रण किया था। किसके लिए? सन्यासी विद्रोह को बताने के लिए, सन्यासी विद्रोह को दिखाने के लिए किसकी रचना की थी? आनंद मठ की रचना की थी। और डी हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आंसर ये टफ हो जाता है। इसमें कह रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। आप ये समझिएगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज में परीक्षा तो तब प्राप्त करेंगे या भाग तब लेंगे जब भारतीयों को भी परीक्षा में बैठने की इजाजत मिलेगी, और वह इजाजत जब मिलेगी वह 1850s के दशक में प्राप्त होती है। 75 में मैंने उसके बारे में बताया। जरा इसके बारे में बताइएगा कि नील दर्पण यानी नील विद्रोह कब हुआ था, और आनंद मठ यानी सन्यासी विद्रोह को दर्शाने के लिए आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह तो पहले ही हुआ था लेकिन सन्यासी विद्रोह को दर्शाने के लिए आनंद मठ की रचना कब की गई थी। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो आंसर मैं देख पा रहा हूं, आंसर इसका बी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दीनबंधु मित्र ने 1859 में नील विद्रोह का चरित्र चित्रण करने के लिए नील दर्पण की रचना की, जबकि सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1964 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की रचना की थी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ का लेखन किया था। इसलिए मैंने यहां पर व्याख्या दे दी है ताकि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो भी यहां पर आप बता सके। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक दोनों के बारे में पूछा गया है कि संस्थान और संस्थापक यानी बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने स्थापित किया? विलियम जोन्स ने स्थापित किया या नहीं? कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर बेलेजली किसने क्या सुमेलित किया? यहां पर आपको वह फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए जिसमें मैंने आपको कहा था कि कौन सा सर्टेनली यस है और कौन सा सर्टेनली नॉट। जैसे आप आंसर दे दीजिए, पहले मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको 25-30 सेकेंड का, उसके बाद मैं बताता हूं कि कौन सा सर्टेनली यस है। कम से कम जो एक चीजें आपको याद रही होगी वह याद रही होगी आपको बनारस और कलकत्ता के संदर्भ में। वैसे तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भी चर्चा आमतौर पर होती ही होती है, फोर्ट विलियम कॉलेज की भी चर्चा आमतौर पर होती ही होती है। जरा इसको देखेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की चर्चा जो आपको होती है वह होती है लेकिन यह नहीं आर्थर बेलेजली के द्वारा नहीं, बल्कि यहां पर आर्थर बेलेजली का भाई हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेलेजली। यहां आर्थर बेलेजली मैंने आपको बताया था, आर्थर बेलेजली और विलियम बेलेजली दोनों में अंतर समझिएगा। आर्थर बेलेजली विलियम बेलेजली का भाई हुआ करता था, सेना नायक था। विलियम बेलेजली के काल में भारत में भी युद्ध कर रहा था, नेपोलियन के खिलाफ भी जिब्राल्टर वगैरह में जाकर के युद्ध वह कर चुका था। लेकिन आर्थर बेलेजली यहाँ का गवर्नर जनरल नहीं था कभी भी। यहाँ जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेलेजली थे, जिसे बंगाल का टाइगर भी कहा जाता था। तो ये आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में अगर विलियम बेलेजली होता तो बात ठीक हो जाती। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, लेकिन बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने किया था। आंसर केवल आपका हो जाता है बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। देखिए यहां पर भी है, यहां देखिए बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने किया, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने किया, और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विलियम बेलेजली ने किया था। आर्थर बेलेजली उसका भाई हुआ करता था।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1813 का चार्टर एक्ट। क्या 1813 के चार्टर एक्ट को आप देख पा रहे हैं, इसके द्वारा क्या हुआ था। दूसरा है जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद का मतलब होता है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोइस्ट होता है आंग्लविद। प्राच्यविद का मतलब होता है जो भारत की प्राचीन परंपरा के आधार पर यहां शिक्षा देना चाहता है। आंग्लविद का मतलब होता है जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यहां शिक्षा देना चाहता है। ध्यान रखिएगा जो प्राच्यविद है वह यह मत समझिएगा कि भारत में शिक्षा का माध्यम और शिक्षा देने की प्रक्रिया को दोनों को भारतीय करना चाहता था। प्राच्यविद चाहता था कि भारतीय भाषा में पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए। इस बात पर किसी को डाउट नहीं था कि पाश्चात्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। आप लोग दे रहे हैं 1 and 2, केवल 2, 1 and 3, 1, 2 and 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 and 3। तीनों आपके सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी व्याख्या भी देखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वास्तविक शुरुआत 1813 में होती है जब कंपनी शासन ने चार्टर एक्ट 1813 में अंग्रेजी शिक्षा के उत्थान हेतु, अंग्रेजी शिक्षा तो नहीं, यहां पर थोड़ी सी व्याख्या गलत होगी, भारतीय शिक्षा के उत्थान हेतु, शिक्षा के उत्थान हेतु क्या है 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। उसमें यह तय नहीं किया गया था कि अंग्रेजी का मतलब शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी या स्थानीय। उसके लिए 1823 में 33 में बहुत ज्यादा यहां पर विवाद भी हुआ था। तब जाकर के यहां पर इसी को हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जरा इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन थे भाई, ये अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा किसके साथ ये बातें जुड़ जाती है, यहां पर किसके साथ ये बातें जुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा उन्होंने क्या लिखा कि मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में भी कुछ समय तक रहे थे। जो इंडियन होम रूल लीग है उसकी भी, उस टाइप की भी कुछ संस्था की स्थापना की थी उन्होंने। और यहां पर वो केंद्रीय सभा के कुछ दिनों तक सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। आप अपेक्षा भी नहीं रख सकते हैं यहां पर किसकी बात की गई होगी अगर आपको पहले से पता नहीं होगा तो। ये कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बहुत सही, कुछ बच्चों ने बड़ा सही सटीक गेस कर लिया है। 2018 का क्वेश्चन था, विकल्प सी सही थे क्योंकि लाला लाजपत राय ने मैजनी, गैरिबाल्डी, श्रीकृष्ण तथा शिवाजी की जीवनियों को लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। पहला होगा राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी था। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील साहब जो होते हैं, उसकी बात हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर, ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय का मतलब होता है संपूर्ण देश में क्या चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव पड़ा था या नहीं पड़ा था। आप जरूर सोचिएगा इस बात को कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारिता। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समूह क्या चंपारण सत्याग्रह में जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। तीसरा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के में किसान असंतोष का सम्मिलित हो जाना। और चौथा है रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट होना। रोपण फसल जैसे कि आप देखते हैं नील की खेती होती है, धान की खेती होती है या वाणिज्यिक फसल होता है, वह क्या कहा जाएगा, रोपण कृषि कहला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर कृषि की जब बात हो रही है तो आप रोपण कृषि वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब विचार करिएगा कि क्या उससे पहले ही आप अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो वहां हमने देखा कि 1917 से पहले ही नीलहे वहां से भागना चाहते थे क्योंकि अब नील का डिमांड उतना रह नहीं गया था। यह तो गांधी जी के आने से पहले ही यहां पर रोपण उद्योग थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहा था। इसलिए आपको जब उत्तर का चयन करेंगे यहां पर आपको सभी सही लगेगा, लेकिन कुछ चीजों को तो आपको बताना होगा कि कौन सा सर्टेनली नॉट है, कौन सा निश्चित रूप से गलत है। यहां पर बताना पड़ेगा कौन सा निश्चित रूप से यानी सर्टेनली नॉट है।
भारत के दलित और आदिवासी समूहों की सक्रिय भागीदारी क्या इसके साथ थी, या दलित आंदोलन या आदिवासी आंदोलन हमारे पहले से चले आ रहे थे? बिल्कुल होगा। यहां पर आंसर जो आप लोग दे रहे हैं उसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष भी शामिल हो गया, किसानों की मांगे भी अब शामिल हो गई। और कहीं पर भी कृषि अधिवेशन होता, कहीं पर भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वहां पर किसानों को भी रखा जाता था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक असंतोष को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर दिया था, यानी नाम पहले दूसरा हुआ करता था। आपको इस प्रश्न को भी बनाने में दिक्कत होगी, हालांकि मैंने फैक्ट्स ये लिखाए हुए हैं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री यहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, जो भी बच्चे एप्लीकेशन पर मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यह आप कल्पना नहीं करेंगे कि किसने अपना नाम, किस संस्था का नाम परिवर्तित होकर के स्वराज सभा आया था। हालांकि बहुत बच्चे सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और चौथा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो गोपाल कृष्ण गोखले का था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनमें से क्या होगा? लेकिन जो बच्चे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं। कारण है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित तो था, लेकिन इसको बदल करके, पहले यह समझिए, स्वराज सभा इसलिए लिया गया था ताकि असहयोग आंदोलन को क्या किया जा सके, आंदोलन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इसलिए यहां पर इस संस्था की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इस संस्था की जब स्थापना की होगी तो हिंदू महासभा से तो नहीं होगा, साउथ इंडियन सोसाइटी से नहीं होगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आप पहले काट चुके हैं, कौन हो जाएगा? ऑल इंडिया होम रूल सोसाइटी को हो जाएगा। देखेंगे, इसलिए कभी कभी जैसे होम रूल आप पढ़ते हैं कि होम रूल की सफलता क्या रही, तो होम रूल की सफलता यही रही थी, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन सुस्ता रहा था उस दौर में होम रूल ने क्या किया, जनता को जागरूक बनाने का कार्य किया था। जनता को क्या कर दिया? जागरूक बनाने का कार्य किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए हो जाएगा। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया स्वराज सभा, गांधी जी के कारण से। यहां पर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन 1948 में, यानी स्वतंत्रता के पश्चात, यहां पर हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई थी? किसने इसकी स्थापना की थी? श्री कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदरीपाल और केसी जॉर्ज। बी है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। सी है CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीरेशलिंगम कुंतलू। और डी हो जाएगा अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। ये सारे जो लोग थे सभी कम्युनिस्ट ही हैं। सभी लोग क्या हैं? कम्युनिस्ट है। जरा इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। आंसर जो इसका हो जाएगा वह क्या होगा? आपको जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत यहां पर जरूर होगी। यहां पर किसने किया था हिंद मजदूर सभा की स्थापना? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय के द्वारा किया गया था। यही MN रॉय हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहली बार मॉस्को में की थी। हिंद मजदूर सभा की स्थापना हावड़ा में 29 दिसंबर 1948 को फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिसके सदस्य, यहां पर मुझे लगता है कि गलत यहां लग गया, सॉरी, आंसर ही वहां पर गलत लग गया। यहां पर आंसर जो है थोड़ा सा गलत लग गया, ध्यान रखिएगा, मुझे भी डाउट हो रहा था। यहां डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता के द्वारा इसको किया गया था। राइट, यहां पर बी नहीं होगा, यहां पर ऑप्शन ही यहां गलत लगा दिया गया है, यहां पर डी हो जाएगा। राइट, यहां पर देखिएगा, यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने मिलकर के यहां पर किया था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां यानी जो संघ राज्य में सूची में शामिल नहीं है, केंद्र सूची में शामिल नहीं है और जो समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं है। क्या यहां पर समवर्ती सूची की स्थापना की गई थी या नहीं की गई थी? यह भी आपके लिए विचारणीय मुद्दा होगा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या समवर्ती सूची की स्थापना की गई थी?
और समवर्ती सूची की स्थापना की गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियां यानी जो संघ सूची में शामिल नहीं है, राज्य सूची में शामिल नहीं है, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जो इन सूचियों के संबंध विषय नहीं है, उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वैसी शक्तियां जिसकी व्याख्या अभी तक नहीं की जा सकी है। किसको दिया गया था? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को। इनमें से किसे दिया गया था? इनमें से किसे दिया गया था? ध्यान रखिएगा, किसे दिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दिया गया था? अवशिष्ट शक्तियां यहां गवर्नर जनरल के हाथ में रखा दिया गया था, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर संबंधों का निर्धारण किया जा सके। यहां पर हमने क्या देखा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को दी गई थी। हालांकि वर्तमान में यह शक्तियां किसके पास चली गई है? केंद्रीय सरकार के पास चली गई है। केंद्रीय सूची के तौर पर केंद्रीय सरकार के साथ चली गई है। 2-3 क्वेश्चन और होंगे जो 2018 में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए थे। 21 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, सभी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई समाजवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी? भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। तीसरा है एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वह राष्ट्रीय वाहक बन गया। और चौथा है गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। इन सभी घटनाओं को उपयुक्त घटनाओं के साथ जुड़ाइए, यानी जो पहले और जो बाद में होता है उसको लाएंगे। एक मैं बता देता हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, वह आपका 1955 में होता है। बाकी आपको बताना होगा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बन गया था। गोवा स्वतंत्र भारत, यहां पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, इसको यहां पर पराजित करके हटा करके विद्रोह हो गया था, जन विद्रोह, और यहां पर गोवा को मिला लिया गया था। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और गोवा को यहां पर मिलाना, गोवा को भारत में मिलाना, दोनों बातें अलग अलग होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होगी जवाब देने में। मैं इसकी व्याख्या के साथ इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3214 हो जाएगा। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की स्थापना। साम्यवादी दल जो होता है वह कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखता है, उसे चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो रूस के बाद हम देखते हैं कि एक राजनीतिक दल के रूप में बहुत सारे भागों में स्थापित होता है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश था यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ होती है कि यहां पर आकर के कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनावी राजनीति में भाग लेने लगते हैं। EMS नंबूदिरीपाद के द्वारा यहां पर स्थापित किया गया था और एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि यहां पर आकर के कम्युनिस्टों ने अपना रूप परिवर्तित कर दिया। भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार की स्थापना केरला में हुई थी 1957 में। वर्ष 55 में तत्कालीन भारत के सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक, जो कि पहले प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाना जाता था, उसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया और जबकि 1961 में एक संक्षिप्त सैन्य अभियान के पश्चात गोवा को भारतीय भूभाग में शामिल कर लिया गया था। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, मैं आपको बताऊंगा कल्चर में जब पढ़ा रहूंगा ना, मैं ये सभी बातों को मैं यहां पर आपको कंफर्म कर दूंगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? बनी ठनी चित्र पता है आपने देखा नहीं, यहां पर मैंने फिगर भी नहीं लिया, नहीं तो मैं फिगर आपको दिखा देता तो शायद आपको कुछ आइडिया लग जाता। बूंदी शैली यानी कोटा बूंदी शैली जो हम देखते हैं, बूंदी और कोटा शैली दोनों अलग। जयपुर शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली उमेद सिंह वगैरह के द्वारा काफी यहां पर फेमस रहा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपको आइडिया नहीं आएगा अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो आपको यहां पर भी सिस्टमैटिक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। जो भी चित्रकला शैली है उसे मैं क्या करूंगा, प्राचीन से लेकर के और आधुनिक भारत तक एक साथ विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो आंसर वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, किशनगढ़ शैली है, जो उमेद सिंह की बात मैंने की थी वहां से यह बिलोंग करता है। बनी ठनी किसका है? किशनगढ़ शैली का चित्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ भक्ति गीत है। दूसरा है त्यागराज ने अनेक रागों का किया था, साउथ के बहुत बड़े भक्ति संत हैं।
तीसरा है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है, और अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीतों का संग्रह है। इनमें से कौन सा सही है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप चूंकि इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। आपका जो आंसर यह हो जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड मिसबिहेव कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ी सी व्याख्या है तो आप जरूर इसको देख लीजिए। क्या कहता है? त्यागराज के भक्ति गीत भगवान राम की स्तुति करते हैं, ना कि भगवान कृष्ण की। उन्होंने अनेक रागों का सृजन किया है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं है। अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्तिपरक गीतों की रचना की है। हालांकि वेंकटेश्वर जो होते हैं ये भगवान विष्णु के समकक्ष होते हैं। भगवान विष्णु जैसे देवता को वेंकटेश्वर कहा जाता है। ठीक है, साउथ के देवता हैं, तो सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिल्प और किस राज्य की परंपरा रही है? पुथुक्कुली शाल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र और उप्पाडा जमादानी साड़ी कर्नाटक। उनमें से कौन सा सही है? यह भी मुझे लगता है कि बिना पढ़े जवाब देना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर मैं आंसर बता दूंगा कि जो पुथुक्कुली शॉल है यही आपको तमिलनाडु में मिलता है, केवल यही सुमेलित है। केवल ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे अगर व्याख्या है इसकी तो, सुजनी कढ़ाई बिहार की होती है और उडापा जमादामी साड़ी आंध्र प्रदेश का पारंपरिक परिधान है। इसी क्रम में पुथुक्कुली शॉल तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस व्याख्या के साथ हमने देखा, और यह 2018 का क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा। पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? जो भी बच्चे नए देख रहे होंगे वो नोट करेंगे। डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी पर क्या होगा? आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी पर मैं हर साल के प्रश्नों का विश्लेषण यहां पर कर रहा हूं। एक विश्लेषण 2018 का है, इससे पहले के क्लास में आपने देखा 2017 का मैंने विश्लेषण किया था, 2018 है। कल जो बारी होगी वह 2019 के प्रश्नों की बारी होगी। ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। यह प्रयास सिर्फ आपको इसलिए किया जा रहा है ताकि आप हिस्ट्री में जो प्रश्नों का दायरा होता है उसको देख पाएं। आपको अपेक्षा होगी कि मैं भी आपको इस दायरे में रह करके जरूर पढ़ाऊं। अगर मैं कभी कमजोर पढ़ने लगूं तो जरूर मुझे आप सजेशन दे देंगे। आपने कहा था कि मैं एकदम से वैसा प्रश्न पढ़ाऊंगा, वैसा पढ़ाऊंगा जिससे कि सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, तो मुझे याद दिलाएगा। उससे मैं भटकता नहीं हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको आपकी हिस्ट्री को सब बहुत बेहतर तरीके से करा पाऊंगा। चलिए, आज के लिए क्लास को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए। बाय, टेक केयर।